Okay, students. Now we shall be taking the industries one by one. First of all, let's discuss about agro-based industries. Agro-based industries, children, I have told you that the industries taking the raw material from agriculture, that is from the primary sector, that they are the agro-based industries. In that few examples you can take, we are taking here cotton industries. Cotton industry means cotton textile industry, or the things which we use for the cotton industries, that is spinning of cotton balls, etc. It occupies a major or a unique position in Indian economy. We know, children, we have already studied the areas where cotton production is located, that are Mumbai, Maharashtra, in Maharashtra, Mumbai, Gujarat. Like this, we can say that these areas produces more cotton. So the industries are set up in these areas. You might be knowing that first cotton textile mill was established in Mumbai in 1854. So we know that after industrial revolution, many industries established, and earlier I have discussed this all things, that the industries sometimes are set up near where the raw material is available. तो हम बात कर रहे थे जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ या किसी भी इंडस्ट्री की बात हमने जब डिस्कस इन बेसिस क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, तभी हमने कहा था कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ सेटअप की जाती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। तो कॉटन इंडस्ट्रीज़ की बात जब हम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में कॉटन ज़्यादा होता है, गुजरात में कॉटन ज़्यादा होता है, तो इंडस्ट्रीज़ भी वहीं पर सेटअप की गई। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जा सके, और जो लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सप्लाई की और ट्रांसपोर्टेशन की, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इन सब की जो प्रॉब्लम फेस की जाती है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। सो चिल्ड्रन, कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। पहले तो इरेगुलर सप्लाई, क्योंकि ये सीजनल है, पूरे सीज़न मिलता नहीं है, इसलिए इरेगुलर सप्लाई। फिर इलेक्ट्रिसिटी का लोड होता है, लो आउटपुट होता है, लेबर्स का आउटपुट ज़्यादा नहीं मिल पाता है। फिर मेजर कंपटीशन, मेजर प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं ये लोग? स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज़। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए हो जाता है कि उनको सिंथेटिक फाइबर के साथ compete करना पड़ता है। सिंथेटिक फाइबर्स की जो फीचर है वो है लो कॉस्ट में ड्यूरेबल टेक्सटाइल होती है, और कॉटन टेक्सटाइल्स की बात जो होती है वो हाई कॉस्ट होती है, और ड्यूरेबिलिटी तो होती है लेकिन कॉस्ट हाई हो जाती है। इस तरह से ये लोग प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है जूट टेक्सटाइल्स। अगेन जूट भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जूट भी एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल है। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो सेकंड है। चिल्ड्रन, हम लोग जोग्राफिकल मैप को अगर देखते हैं तो जूट का प्रोडक्शन हुगली रिवर के आसपास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का एरिया और बांग्लादेश का एरिया, यहाँ पर जूट प्रोडक्शन बहुत होता है।
मोस्टली जो एरिया है वो प्रोडक्शन का 1947 के पार्टीशन के बाद जो है वो मिल्स जो है वो इंडिया में रह गई, जबकि प्रोडक्शन जो है वो जूट का बांग्लादेश में होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला जूट इंडस्ट्रीज़ को। जबकि जूट इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ को अगर हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ग्रोथ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है या किया गया है, तो जूट का प्रोसेसिंग वाटर के थ्रू होता है। जूट का जो प्रोसेसिंग है वो वाटर के थ्रू होता है। वो स्टिक टाइप का मटेरियल होता है, स्टेम्प टाइप का, और उसको जो है पानी में कुछ दिनों के लिए डाल दिया जाता है, फिर उसमें से फाइबर्स निकाले जाते हैं। तो इसमें लेबर, चीप लेबर मिलता है, चीप लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। पोर्ट फैसिलिटीज़ अगर अच्छी होगी तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए सूटेबल होगी। अब जूट इंडस्ट्रीज़ को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या प्रॉब्लम है? ये डिमांड में नहीं है, लोग जूट को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जूट की प्रोसेसिंग में कोई डिज़ाइन नहीं मिलता है, इसीलिए जो है वो डिमांड उसकी नहीं हो पाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट इसका हाई है। हम लोगों ने अभी खादी की बात पढ़ी थी जब हम लोग इंडियन नेशनलिज्म पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि खादी जो कॉटन और जूट मिक्स कुछ फाइबर होता है, तो इसलिए वो कॉस्टली हो जाता है। प्रोसेसिंग जो है वो लेबर के थ्रू कराई जाती है, तो प्रोसेसिंग में लेबर चीप ज़रूर है, लेकिन क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लगता है इसलिए लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। इनको भी सिंथेटिक मार्केट के साथ जो है compete करना पड़ता है। इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी अडॉप्ट की। 2005 में एक जूट पॉलिसी बनाई गई, फॉर्मुलेट की गई। उसका मेन एम जो था वो इम्प्रूविंग क्वालिटी और इंश्योरिंग गुड प्राइजेस फॉर द जूट फार्मर्स। तो ताकि जो है वो लोकल मार्केट को हैंडल कर सकें, लोकल मार्केट में कंपटीशन को कम कर सकें, और जो जूट प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्राइजेस रीजनेबल प्राइजेस पर अवेलेबल हो सके। Another one example we can take is sugar industries. Again, sugar is, production areas, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये उनके एरियाज़ हैं, और ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है। कोऑपरेटिव मतलब ऐसा इंडस्ट्री जो कि कोऑपरेटिव मतलब जहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है और जो इंडस्ट्रीज़ को होल्ड कर रहा है, या जो उसका मैनेजर है या जिसने जो फैक्ट्री उसने डाली है, उन दोनों के जॉइंट वेंचर से हम इसको कोऑपरेटिव में डालते हैं। क्योंकि बिना रॉ मटेरियल उनके फार्मर्स के साथ जुड़े बिना शुगर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। और ये भी सीजनल है। सीजनल मतलब इसके प्रोडक्शन में शुगर केन से शुगर हम प्रोड्यूस करते हैं ना, शुगर केन को प्रोड्यूस करने में 1 साल लग जाता है, और अगर टाइम पर उसको नहीं काटा गया, ये बहुत अच्छे से तुम लोग अपने अभी लॉकडाउन के पीरियड में तुम लोग अपने घरों में, गांव में रहे होगे, तो तुम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी कि अगर ठंडियों में इसको नहीं काट लिया जाता है, ठंडियों में मिल में नहीं भेज दिया जाता है, तो गर्मी में सुक्रोज जो है वो बहुत कम मिलता है, मतलब लिक्विड उसमें से बहुत कम मिलता है।
ठीक है, जितना कूलर क्लाइमेट होगा उतना क्रशिंग पीरियड जो है वो लंबा जा सकता है। ठीक है, चैलेंजेस इनको भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि सीजनल है, क्योंकि सीजनल है, फिर ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड है प्रोडक्शन के, इसमें अभी तक हम न्यू जो है वो मेथड नहीं यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बल्की होता है, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा प्लेस लेता है, तो बिना ट्रैक्टर ट्राली ऐसे वो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ ऑल, few examples we can say, many more examples are there, but we have taken these 3 industries, agro based industries. So now let's discuss about mineral based industries. Mineral based industries, जैसे कि हमने इसको सब पहले डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन में, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर हम मिनरल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन स्टील है, और आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ है। वी डिस्कस्ड सर्टेन पॉइंट्स एज व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्टर्स contributing to manufacturing industries. Today we will be discussing on the topic classification of industries. Children, we know that without knowing which industries should be installed or established in which location, we cannot establish or flourish any industries. So we have to first classify the industries on the various or peculiar points or criteria on which the industries should be established. To understand their manufacturing better, industries may be classified as follows. First, on the basis of source of raw material, means raw material की availability के बेस पर हम इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल, मीन्स रॉ मटेरियल्स आर obtained from agriculture. For example, cotton industries, woolen industries, jute, silk, textile, rubber, sugar, tea, coffee, etc. मतलब ये सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस से मिलती हैं, इसलिए ये रॉ मटेरियल अगर हमको प्रोवाइड करना है किसी इंडस्ट्रीज़ को तो ये हो जाती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। दूसरी है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ मीन्स जिन इंडस्ट्रीज़ के लिए मिनरल प्रोवाइड किया जाता है, और मिनरल यानी कि आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब इंडस्ट्रीज़ के लिए मिनरल्स प्रोवाइड किया जाता है और इनके लिए ये मिनरल्स ज़रूरी हैं। ये रॉ मटेरियल्स उन इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं, तो ये हो जाती हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल चिल्ड्रन, जैसे कि फर्स्ट हम कैटेगराइज करते हैं बेसिक और की इंडस्ट्रीज़। बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ का मतलब इंडस्ट्रीज़ विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग। जैसे आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री है तो कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की इंडस्ट्रीज़ उसको सपोर्ट करती है। तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ कौन सी हो गई? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? कॉपर स्मेल्टिंग और एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक। दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़।
कंज्यूमर इंडस्ट्रीज चिल्ड्रन दैट प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर्स। ऐसे इंडस्ट्रीज जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं कंज्यूमर्स से, जैसे कि शुगर, पेपर, शुइंग मशीन, फैन, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ capital investment, we can categorize the industries on the basis of capital industries that can be of small scale industries or large scale industries. Small scale industries जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम लगता हो, तब भी हमने लिमिट जो है वो गवर्नमेंट ने लिमिट डिसाइड की है, दैट इज़ अप टू द ₹1 करोड़। 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट जिस का इंडस्ट्रीज़ में होता है वहाँ पर हम कहते हैं कि दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और जब इन्वेस्टमेंट इससे बड़ा हो जाता है तो वो हो जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप तुम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, इंडस्ट्रीज़ सेक्टर्स में भी, तो अच्छे से जानते हो, फिर भी दोबारा हम लोग बात कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ मतलब दोज इंडस्ट्रीज़ विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, जैसे BHEL है। BHEL का मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा। ठीक है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ मीन्स द इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब प्राइवेटली उसको लोग ऑपरेट करते हैं या कुछ लोग मिलकर उसको ऑपरेट करते हैं, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा। जॉइंट इंडस्ट्रीज चिल्ड्रंस किसको कहते हैं? विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट उसमें आता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या है? जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स मतलब जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों लोग मिलकर जब काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। मतलब जहाँ पर प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स साथ में मिलकर काम करते हैं। दे पूल मतलब जॉइंटली इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस। वहाँ पर अपने प्रॉफिट और लॉस को वो शेयर करते हैं। प्रॉफिट होगा तो भी शेयर करेंगे, लॉस होगा तब भी शेयर करेंगे। सच इंडस्ट्रीज़ जैसे शुगर इंडस्ट्रीज़ महाराष्ट्र में है, कॉयर इंडस्ट्रीज़ केरला में है। ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं। Another basic or main classification is based on the bulk and weight of raw material and finished good. Bulk and weight, bulk मतलब bulky weight, raw material and finished good, जैसे कि heavy industries कौन सी हैं? Iron and steel industries हैं। Light industries कौन सी हैं? use light raw materials and produces light goods, मतलब रॉ मटेरियल भी लाइट होता है वेट में, और गुड्स भी जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो भी लाइट वेटेड होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। सो चिल्ड्रन, दीज वर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज।